नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडलों का स्वदेश वापसी का सिलसिला जारी। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक स्ट्राइक को मिली सफलता। दुनिया भर के देशों ने जताई व्यापक एकजुटता और समर्थन। केंद्र सरकार का लेह और कारगिल की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसला। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषदों में महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण। पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ और बारिश से भारी नुकसान। प्रधानमंत्री मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री और मणिपुर के राज्यपाल से ली हालात की जानकारी। असम के मुख्यमंत्री ने राज्य के बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। यूक्रेन का रूस पर एक और बड़े हमले का दावा। अब पानी के अंदर धमाका कर क्रीमिया में पुल उड़ाया। रूस ने कहा बहला हुआ यातायात। यूक्रेन वार्ता में सफलता की जल्दी उम्मीद करना बेमानी। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आतंकी पनाहगाह पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए मोदी सरकार के सर्वदलीय डेलीगेशन एक स्वर में पाक और आतंक के रिश्तों को वैश्विक मंच पर उजागर कर रहे हैं। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने लंदन में मीडिया से बातचीत की और आतंकवादियों ने किस तरह पहलगाम में आतंकी घटना को अंजाम दिया, इसके बारे में जानकारी दी। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को आंशिक रूप से निलंबित करने के फैसले से पाकिस्तान में घबराहट साफ तौर पर नजर आ रही है। पाकिस्तान लगातार भारत को लेकर भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है और अब उसने चीन का नाम घसीटते हुए दावा किया है कि अगर भारत सिंधु संधि से पीछे हटता है तो चीन भारत में ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रवाह रोक सकता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान की इस धमकी को तथ्यों के साथ सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए स्पष्ट किया कि ब्रह्मपुत्र नदी की निर्भरता चीन पर नहीं बल्कि भारत की मॉनसूनी वर्षा और सहायक नदियों पर है। शर्मा के मुताबिक चीन ब्रह्मपुत्र के कुल जल प्रवाह में केवल 30 से 35% ही योगदान देता है, जो कि मुख्यतः ग्लेशियर के पिघलने और सीमित वर्षा से आता है। मुख्यमंत्री शर्मा ने बताया है कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो भारत में प्रवेश के बाद और अधिक शक्तिशाली हो जाती है। अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मेघालय में भारी मॉनसूनी वर्षा होती है जो नदी को जल प्रदान करती है। इसके अलावा सुबनसिरी, लोहित, कामेंग, मानस धनसिरी, जिया भराली, कोपिली, कृष्णाई, दिगारू और कुलसी जैसी सहायक नदियां ब्रह्मपुत्र को जल देती हैं। तूतिंग पर चीन सीमा से जहां इसका प्रवाह 2000 से 3000 घन मीटर प्रति सेकंड होता है, वहीं गुवाहाटी जैसे क्षेत्रों में यह मानसून के समय 15,000 से 20,000 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच जाता है। उन्होंने साफ कहा कि ब्रह्मपुत्र एक भारतीय वर्षा पोषित नदी प्रणाली है जो किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। यदि चीन जल को सीमित भी करता है तो भी भारत को उससे बड़ा नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे असम की भीषण बाढ़ों में कमी आ सकती है जो हर साल लाखों लोगों को विस्थापित करती है। पाकिस्तान, जिसने 74 वर्षों तक सिंधु जल संधि से अनुचित लाभ उठाया, अब भारत की संप्रभुता से घबरा रहा है। आखिर में मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान को याद दिलाया कि ब्रह्मपुत्र नदी किसी एक स्रोत पर आधारित नहीं है, बल्कि ये भारत के भौगोलिक, मॉनसून और सांस्कृतिक शक्ति से पोषित होती है। ऐसे में पाकिस्तान द्वारा डर फैलाने की कोशिश व्यर्थ है और भारत अपने जल संसाधनों पर अब स्वतंत्र और संप्रभु निर्णय लेने में सक्षम है। और वहीं सिक्किम के लाचेन और चाटन में भूस्खलन के बाद बचाव अभियान में मंगलवार को 34 लोगों का रेस्क्यू किया गया। अचानक मौसम खराब होने से बचाव अभियान को रोकना पड़ा। बचाव अभियान सुबह फिर से शुरू होगा। मंगलवार को भारतीय सेना की 112 ब्रिगेड ने लाचेन और चाटन के बीच एक महत्वपूर्ण पैदल मार्ग बनाया, जिससे चाटन से लोगों को हवाई मार्ग से निकाला जा सके। मंगन जिला प्रशासन ने बताया है कि लाचेन में अभी भी 130 से 150 पर्यटक फंसे हुए हैं। Today morning, around 30 people were evacuated from Chatan area.
that is near to in between, you can see in between Lachen and Chungtang के बीच में एक पॉइंट है, तो उसमें चातन एरिया, that is आर्मी बेस कैंप, you can say that. वहाँ से आज सुबह तो 30 लोगों को exactly they did not come from Lachen to Chatan area. They were already there in and around Chatan area. Then they shifted by air by the local authorities. They have already reached Pakyang airport. और मणिपुर में हुई भारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए भारतीय सेना युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जल राहत 2 के तहत राहत और बचाव कार्य कर रही है। सेना ने बाढ़ से प्रभावित हुए इलाके से अब तक 1560 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला है। और वहीं असम का हैलाकांडी जिला बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हैलाकांडी के 108 राजस्व गांवों के कुल 3 लाख से भी अधिक लोग वर्तमान में बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। चिनाब ब्रिज कश्मीर की तरक्की का नया अध्याय है, जहां बर्फ से ढके पहाड़ आसमान से मिलते हैं, जहां चिनाब नदी धरती को गहराई तक काटते हुए प्रवाहित होती है। उस दुर्गम भौगोलिक परिवेश में भारत के रेल मंत्रालय ने अपनी इच्छा शक्ति को एक नया आकार दिया है। चिनाब ब्रिज, जो अब दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, नदी के तल से 359 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। ये हमारे इंजीनियरों की मेहनत और राष्ट्र के संकल्प का प्रतीक है। ये ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है, जो न केवल जमीन बल्कि सपनों को भी जोड़ता है। कश्मीर घाटी को अभूतपूर्व रूप से जोड़ने वाला ये रेल मार्ग हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ एक नया कीर्ति स्तंभ है। रेल मंत्रालय के सूचना और प्रचार विभाग के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार ने बताया कि श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना की सौगात जल्द ही देशवासियों को मिलेगी, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हम लोगों ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का निर्माण कराया है। 272 किलोमीटर की यह परियोजना है, जिसके माध्यम से हम कश्मीर वैली तक सीधे ट्रेन से जा सकते हैं। और यह जो लाइन है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। 36 सुरंगें और 943 ब्रिजेज के बाद इस परियोजना को कंप्लीट किया गया है। चेनाब नदी पर बना हुआ पुल है, वह पूरे विश्व के लिए एक आश्चर्य की बात रही है और हम भारतवासियों के लिए गौरव का पुल है वह, क्योंकि उसकी जो ऊंचाई है वह 359 मीटर है और वो जो पुल है वह एफिल टावर, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है, उससे भी 35 मीटर ऊंचा है। यह सौगात पूरे देशवासियों को जल्द ही मिलने वाली है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने जिनेवा में आपदा जोखिम न्यूनीकरण के 8वें वैश्विक मंच में शिरकत की और इस अवसर पर नॉर्वे के अंतर्राष्ट्रीय विकास उप मंत्री के साथ डॉक्टर पीके मिश्रा ने अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया। भारत नॉर्वे आपदा साझेदारी को मजबूत करने पर दोनों के बीच विचारों का आदान प्रदान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूनेस्को के साथ मिलकर मंगलवार को नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर विचार विमर्श का आयोजन किया। इस विचार विमर्श में नीति निर्माताओं के साथ साथ तकनीकी विशेषज्ञ, शिक्षा जगत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षेत्र से जुड़े लोग शामिल हुए। इस मौके पर भारत के एआई इकोसिस्टम में सुरक्षा और नैतिकता विषय पर परिचर्चा का भी आयोजन किया गया, जिसमें एआई क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल हुए। इंडिया एआई मिशन के सीईओ अभिषेक सिंह ने इस मौके पर कहा कि हमें भारत में ऐसे एआई एप्लीकेशन तैयार करने होंगे जो आम लोगों के जीवन में बदलाव ला सकें। And the objectives as outlined by Honorable Prime Minister in the Paris Action Summit, also mentioned in India's strategy for AI, is to build AI in India, make AI work for India, and build AI applications that are truly responsible and safe and trustworthy, and that make a difference to the lives of common people. So when we are building an AI application for healthcare, or when we are building an AI application for farmers, does it meet the requirements of the person at the last mile?
और वहीं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने मुंबई में भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय परिसर में स्थित भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के चरण 1 परिसर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने चरण 1 परिसर की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सचिव संजय जाजू ने कहा कि चरण 1 परिसर जुलाई 2025 तक लागू होने की उम्मीद है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में किया जाएगा। तो जो जुलाई में हमारा जो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ का जो यहाँ पर हमारा कैंपस शुरू हो जाएगा, काफ़ी कोर्सेज़ के बारे में आज डिस्कशंस हुआ है। एक एकेडमिक काउंसिल है जो कि इन कोर्सेज़ का पूरा निर्धारण करेगी। उन कोर्सेज़ में कितने ट्रेनर्स रहेंगे, कितने छात्र छात्राएँ रहेंगे, उन सब की भी संख्या की व्यवस्था एकेडमिक काउंसिल के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर इंक्यूबेशन की फैसिलिटीज़ भी होगी, जहाँ पर कई स्टार्टअप्स को मौका मिलेगा तो आपको इंक्यूबेट करने के लिए। हमें पूरी उम्मीद है कि अगले महीने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री भारत सरकार यहाँ आके इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज़ का हमारा जो फेज़ 1 कैंपस है उसको प्रारंभ कर पाएंगे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में चित्तूर के पास पुलीगुंडू ट्विन हिल्स पर योगांध्र 2025 के आयोजन से जुड़े कार्यक्रम को सोशल मीडिया साइट एक्स पर साझा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि योग दिवस 2025 के प्रति उत्साह देखकर बहुत खुशी हुई। योगांध्र 2025 योग को लोकप्रिय बनाने के लिए आंध्र प्रदेश के लोगों द्वारा किया गया एक सराहनीय प्रयास है। मैं 21 तारीख को आंध्र प्रदेश में योग दिवस मनाने का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। मैं आप सभी से योग दिवस मनाने और योग को अपने जीवन का नियमित हिस्सा बनाने का आह्वान करता हूं। और वहीं इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव के आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ में आयोजित योगांध्र 2025 कार्यक्रम की कुछ तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट पर साझा किया था। उन्होंने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा कि चित्तूर के पास पुलीगुंडू ट्विन हिल्स पर योगांध्र 2025 के लिए 2000 से ज्यादा योग उत्साही एकत्र हुए, जो आंध्र प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के लिए महीने भर चलने वाली एक शांतिपूर्ण आयोजन की शुरुआत थी। 1000 फीट ऊंची चट्टानों से घिरे इस आयोजन में जितनी ऊर्जा थी उतनी ही उत्साहवर्धक भी थी। और वियतनाम के कई शहरों में 1 महीने तक आयोजित भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी में करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित एक बिहार में स्थापित पवित्र अवशेष 2 मई को वियतनाम के ही हो ची मिन्ह शहर पहुंचा था। वियतनाम में प्रदर्शनी के दौरान व्यापक आध्यात्मिक अनुभव के बाद ये अवशेष सोमवार देर रात भारतीय वायुसेना के विमान से भारत लौट आए। वियतनाम में आयोजित इस प्रदर्शनी में लाखों श्रद्धालुओं ने भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष के दर्शन किए। श्रद्धालुओं के लिए ये एक आध्यात्मिक अनुभव था, जिन्होंने भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेषों की ऐतिहासिक पूजा तीर्थ यात्रा में हिस्सा लिया। दिल्ली पहुंचने के बाद पवित्र अवशेषों को मंगलवार की सुबह से एक दिन के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया। दोपहर में वरिष्ठ भिक्षुओं, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के महासचिव और राजनयिक दल के प्रतिनिधियों द्वारा एक औपचारिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई और इस अवसर पर वियतनाम के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन ने कहा कि पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी वियतनाम के दक्षिण से उत्तर तक कई प्रतिष्ठित स्थानों से होकर गुजरी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा ने करोड़ों श्रद्धालुओं को आकर्षित किया और श्रद्धा और सांस्कृतिक एकजुटता के इस गहन प्रदर्शन ने बौद्धों और आध्यात्मिक साधकों को एकजुट करने का काम किया। I was very deeply touched and pleased and deeply touched to learn about the memorable and incredible journey to Vietnam that the venerable monks just shared. That the people queuing 4 to 5 hours to pay respect to the relics, to the sacred relics of Buddha, and there have been nearly 18 million people, Vietnamese people, and they have paid homage to the relics.
और वहीं नटराज, आपको बता दें कि भारत का चुनाव आयोग अब अनुमानित मतदाता मतदान प्रतिशत रुझानों पर समय पर अपडेट प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रौद्योगिकी संचालित प्रणाली शुरू कर रहा है। और ये नई प्रक्रिया पहले की मैनुअल रिपोर्टिंग विधियों से जुड़े समय अंतराल को काफ़ी कम करती है। ये पहल समय पर सार्वजनिक संचार सुनिश्चित करने के लिए आयोग की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। नटराज की भूमि देवघर को यूं ही नहीं कला की धरती कहा जाता है। यहाँ की मिट्टी में ही रचती बसती है संस्कृति की खुशबू। और इस धरती ने ऐसे कई रत्न दिए हैं जिन्होंने अपनी कला से न सिर्फ क्षेत्र को बल्कि पूरे झारखंड को गौरवान्वित भी किया है। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे है और इस मौके पर हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसे शख्स से जो कला, सादगी और पर्यावरण के प्रति अपने प्रेम के लिए मिसाल है। ये हैं नरेंद्र पंजियार। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवघर की गलियों में जब साइकिल की घंटी बजती है तो पता चल जाता है कि नरेंद्र पंजियार घूमने निकले हैं। 55 साल की उम्र में भी उनका साइकिल से रिश्ता उतना ही गहरा है जितना बचपन में था। पेशे से पेंटर, दिल से संस्कृति प्रेमी। उनकी पेंटिंग्स में झारखंड की परंपरा और देवघर की आत्मा बसती है। हम अपने स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करते हैं और इससे देखिए कई फायदे हैं। अपना फायदा तो है ही, समाज का भी फायदा है। समाज का फायदा ये है कि हम पर्यावरण, जरा भी इससे पर्यावरण का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। हमारे माध्यम से जरा भी पर्यावरण का कोई नहीं, हम साइकिल से चलते, इसमें क्या नुकसान होगा। बैद्यनाथ धाम से जुड़ी उनकी पेंटिंग्स को झारखंड टूरिज्म ने सराहा और भारत सरकार ने सीनियर फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया। वहीं झारखंड सरकार ने संस्कृति अवार्ड देकर उनकी कला को मान्यता दी। लेकिन इतना कुछ मिलने के बाद भी उनका जीवन बेहद सादा है। आज भी वे अपने हर सफर पर साइकिल को ही साथी बनाते हैं। जब से हम साइकिल चलाना सीखे हैं तब से, जब हम 5 या 6 में थे उस समय हम साइकिल चलाना सीख रहे थे और जब उस समय से मेरा इससे लगाव है। और लगातार जब हम पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ाई भी कर रहे थे वहाँ भी हम जो है साइकिल से ही चलते थे और बहुत हम स्वस्थ हैं। इसके चलते जो है काफ़ी अच्छा लगता है हमको साइकिल से। फिटनेस एक्सपर्ट राकेश पुरोहितवार कहते हैं कि सबसे बेहतर व्यायाम साइकिलिंग है। इससे पूरे शरीर का व्यायाम होता है। ये ब्लड शुगर और मोटापा कम करने में लाभकारी है। रोजाना आधे घंटे की साइकिलिंग शरीर को फिट रखने में काफी मददगार है। साइकिलिंग के लिए आपको सबसे पहले सुबह में एक नियमित रूप से एक समय तय करना पड़ेगा कि रोजाना हम आधे घंटे तक साइकिलिंग करेंगे। ये आप मान के चलें कि अपने 24 घंटे के अंतराल में आप कम से कम 45 मिनट 40 मिनट जरूर निकालें और साइकिलिंग करें। इससे आपका पूरा शरीर फिट रहेगा, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा और काम में मन लगा रहेगा, साथ ही पूरी तरह से आप स्वस्थ रहेंगे। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे पर नरेंद्र पंजियार एक प्रेरणा है। साइकिल उनके लिए फिटनेस, पर्यावरण और संस्कृति का प्रतीक है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के संदेशवाहक भी बन रहे हैं। 55 साल की उम्र में भी सक्रिय रहकर वो दिखाते हैं कि सादगी और स्वास्थ्य ही असली स्टेटस है शरीर, मन और धरती के लिए। डीडी न्यूज के लिए देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। और बिहार की लीची देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की लीची देश भर ही नहीं विदेशों में भी लीची की सप्लाई होती है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी मोतिहारी दौरे के दौरान यहाँ की लीची का स्वाद चखा और इसके मुरीद हो गए। लीची की मिठास की तारीफ करने के साथ ही उन्होंने किसानों से उनकी समस्याएं भी पूछी और 2 बड़े ऐलान भी किए। इससे लीची उगाने वाले किसानों को मदद मिलेगी और ये फल लंबे समय तक खराब नहीं होगा। बिहार की लीची देश भर में प्रसिद्ध है। अकेले मुजफ्फरपुर में 12,000 हेक्टेयर में लीची की खेती की जाती है। इसके अलावा भी कई जिलों में लीची का बेहतर उत्पादन होता है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत करने पूर्वी चंपारण पहुंचे तो उन्होंने बिहार की लीची का स्वाद चखा और इसकी जमकर तारीफ की।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्वी चंपारण में किसान चौपाल भी लगाया। किसानों ने उन्हें बताया कि लीची के स्टोरेज के लिए कोई व्यवस्था हो, क्योंकि टूटने के बाद ये फल 48 घंटे के अंदर काला हो जाता है और खराब भी हो जाता है। इसकी शेल्फ लाइफ बहुत ही कम है, जिससे किसानों को कई बार नुकसान हो जाता है। ये सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कृषि अनुसंधान टीम को निर्देश दिया कि ऐसी प्रजाति विकसित की जाए जिसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो, टूटने के बाद कम से कम 1 हफ्ते तो चले। इस पर शोध किया जाना चाहिए। कृषि मंत्री थोड़ी है कि कृषि मंत्री बने और बैठ गए बंगलों में जाके गाड़ी में चल रहे हैं, गाड़ी का सायरन बज रहा है और हम सीना फुला के घूम रहे हैं। इसके लिए थोड़ी, इसलिए कि गांव-गांव जा शिवराज, खेतों में किसान के साथ बैठ, उनकी अपनी समस्या देख और उसके समाधान के लिए जी जान एक कर ये भारत 145 करोड़ की जनता को भरपूर भोजन मिले, कोई भूखा ना सोए, ये प्रधानमंत्री का लक्ष्य। स्टोरेज और नई वैरायटी विकसित होने तक अनुसंधान टीम ने किसानों को एक उपाय करने की भी सलाह दी, जिसका डेमो उन्होंने केंद्रीय मंत्री के सामने भी दिखाया। उनका कहना था कि अगर लीची के गुच्छे के ऊपर रुई को ग्लूकोज में भिंगाकर बांध देंगे तो लीची के खराब होने का प्रोसेस काफी धीमा हो जाएगा। इससे ये 48 घंटे से भी काफी ज्यादा समय तक ताजी बनी रहेगी। उन्होंने वहाँ ऐसी लीची का सैंपल भी दिखाया जो न केवल ताजा थी बल्कि उसका स्वाद भी बेहतरीन था। लीची सब पक के तैयार है, लेकिन रखने के लिए इसको कोई सुविधा नहीं है। अगर नुकसान हो रहा है, अगर रखने कोई सुविधा हो जाता स्टोर का, तो हम लोग इसको महंगा दाम में बिक्री करते हैं। मुजफ्फरपुर के बाद में चंपारण का ही स्थान आता है लीची के मामले में। लीची में बड़े पैमाने पर लीची की खेती हो रही है, हम लोग खेती कर रहे हैं लीची का, लेकिन यहाँ जो स्टोरेज की सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। ये बहुत जल्दी तैयार होता है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर इसको रखा जाए तो बेहतर दाम में हम लोग बेचेंगे। कृषि मंत्री आए थे पिपरा कोठी, शिवराज सिंह चौहान जी, तो उनके समक्ष भी हम लोगों ने अपनी समस्याओं को रखा है। ये जो लीची उत्पादक किसान है सभी लोगों ने रखा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि इस दिशा में हम काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री के इस ऐलान से बिहार के लीची किसानों को जल्द ही राहत मिल सकती है। लीची उनके लिए हमेशा से फायदे की फसल रही है, पर उसका स्टोरेज एक बड़ी समस्या है। स्टोरेज की व्यवस्था होने से नुकसान की संभावना काफी कम हो जाएगी। मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, मोतिहारी। और आईपीएल में पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच फाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और इस कार्यक्रम में गायक शंकर महादेवन और उनके बेटे सिद्धार्थ और शिवम महादेवन ने देशभक्ति गीत गाकर सेना और सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर देशभक्ति पूर्ण प्रस्तुति ने स्टेडियम में उपस्थित क्रिकेट प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया। और राम मंदिर में मंगलवार को सवेरे से पूजा अर्चना शुरू हुई, जो शाम तक चली। और इस प्राण प्रतिष्ठा के यजमान राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा बने। हवन कुंड की अग्नि प्रवाहित करने के लिए पारंपरिक विधान से उपक्रम किया गया। ये पूजा बुधवार को भी जारी रहेगी। दरअसल उत्तर प्रदेश के अयोध्या में माहौल भक्तिमय हो चुका है। राम मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर के साथ अन्य 7 देवालयों में देवी देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू किए गए और इन 8 देवालयों को फूलों से सजाया गया है। बाहरी हिस्से बिजली की सजावट से जगमग हो रहे हैं। वहीं मंगलवार सुबह 6:30 बजे से प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। बुधवार को भी इसी प्रकार से पूजन विधि को संपन्न कराया जाएगा। राम मंदिर में अनुष्ठान के तहत राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा और अन्य भक्ति भजनों का पाठ किया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा का मुख्य समारोह 5 जून को होगा। इसमें राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 7 अन्य मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना की जानी है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।